आज हम मंतव्य चालीसा के 35वें बिंदु पर विचार करेंगे। बिंदु है राज्य व्यवस्था। दुनिया में अनेक प्रकार की राज्य व्यवस्था चल रही है। भारत में आजकल लोकतंत्र चल रहा है और लोकतंत्र और देशों में भी है, जापान में भी है, इंग्लैंड में भी है, जर्मनी में भी है और दूसरे लगभग अधिकतर यूरोपियन देशों में है। लेकिन सब जगह अलग अलग प्रकार का लोकतंत्र है। कहीं कहीं तो जो हेड ऑफ द नेशन है, हेड ऑफ द स्टेट, वो चुना जाता है। कहीं कहीं वो वंशानुगत होता है। जैसे इंग्लैंड में लोकतंत्र तो है लेकिन वहां गणराज्य नहीं है, वहां पर राजा वंशानुगत है। जापान में भी ऐसा ही है। लेकिन जर्मनी में, भारत में और फ्रांस में इसमें वंशानुगत नहीं है। इसमें इसका चुनाव होता है अमेरिका में। तो ये लोकतंत्र चल रहा है। कहीं कहीं कम्युनिज्म भी चल रहा है, साम्यवाद, जैसे रूस में, चीन में। वहां दो पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है। चीन में एक ही पार्टी है, उसी पार्टी में चुनाव होते हैं। उस पार्टी में जो जीत जाता है, पार्टी का जो प्रेसिडेंट बन जाता है, वो चीन का प्रेसिडेंट हो जाता है। ये व्यवस्था भी। कहीं कहीं धर्म के आधार पर, जैसे अधिकतर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें धर्म के आधार पर, शरीयत के आधार पर कानून चल रहा है। ये अलग अलग प्रकार से चल रहे हैं। किसी ने कहा है, फॉर द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट फूल्स कंटेस्ट, वट एवर इज बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड इज बेस्ट। के राज्य व्यवस्था के लिए जो मूर्ख लोग हैं वो चर्चा करते हैं, जिस व्यवस्था से भी ठीक प्रकार से शासन चल जाए वही व्यवस्था ठीक रहती है। भारत की जो आदिकाल की व्यवस्था है वो ऋषियों की व्यवस्था थी। पहले गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। गुरुकुल में बड़े बड़े विद्वान तैयार होते थे, ऋषि तैयार होते थे और ऋषि पूरे समाज पर, पूरे आर्यावर्त में छाए हुए थे। हजारों की, लाखों की संख्या में ऋषि रहते थे और ऋषियों का समाज पर प्रभाव होता था। आजकल भी आप देखते हैं कि पीछे महात्मा गांधी जी ने जब स्वतंत्रता आंदोलन चलाया तो महात्मा गांधी का इतना पार्टी में प्रभाव हो गया कि एक बार सुभाष को बहुत भारी बहुमत से वो प्रेसिडेंट बने, लेकिन गांधी जी ने नहीं चाहा। वो ठीक गांधी जी थे या गलत थे वो तो बात अलग है, लेकिन गांधी जी का प्रभाव इतना ज्यादा था कि सुभाष को हटना पड़ा और सुभाष को इस्तीफा देना पड़ा प्रेसिडेंट के पद से। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी में गांधी जी से पूछे बिना कुछ कार्य नहीं होता था। यद्यपि गांधी जी किसी पद पर नहीं रहते थे, लेकिन वो उनका प्रभाव था। और इससे भी ज्यादा तो वैदिक युग में ऋषियों का प्रभाव होता था। ऋषि राजा को चाहते थे गद्दी से उतार कर कान पकड़ के नीचे बिठा देते, भाई तुम अलग हो जाओ, अब इसको बनाएंगे। जिसको चाहते थे उसको मानते थे। इसीलिए अभी तक जो राज्याभिषेक होते रहे राजाओं के, वो ब्राह्मण लोग ही करते थे। वो पुरानी परंपरा चल रही थी। तो पुरानी हमारी ऋषि परंपरा थी और ऋषि इस प्रकार के लोग होते थे कि उनकी विश्वास लोगों को होता था कि ये जो कुछ करेंगे ठीक ही करेंगे और ये कोई अन्याय नहीं कर सकते, कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं कर सकते। तो वो जो व्यवस्था थी वो तो तभी हो सकती है जब गुरुकुल व्यवस्था चले और उसमें इस प्रकार के सन्यासी और इस प्रकार के ऋषि तैयार हो। वो गणतंत्र होता था, गणतंत्र नहीं। आजकल तो गणतंत्र चल रहा है कि 100 में से 51 आदमी एक तरफ है, 49 आदमी एक तरफ है। वो 51 आदमी कैसे भी हैं, वो उनकी संख्या गिनी जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऋषि तैयार करता था समाज, जो शिक्षा व्यवस्था था
थी, उसमें ऋषि तैयार होते थे और वो ऋषि फिर अपने गुरुकुलों से पढ़ा करके और वर्ण व्यवस्था के आधार पर क्षत्रिय में जो गुण होने चाहिए, जो उनमें गुण होते थे, वो महाराजा गुरुकुलों में तैयार होते थे। अभी तक भी 2000 साल पहले आपको पता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गुरुकुल में तैयार किया और पाटलिपुत्र में नंद को हरा करके, नंद को मार करके और चंद्रगुप्त को उसका राज्याभिषेक किया, उसको राजा बनाया। शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को तैयार किया और शिवाजी का राज्याभिषेक कराया। शिवाजी को हिंदू राज्य जो शिवाजी का बना हुआ था उसका राजा उसको बनाया। तो इस प्रकार से व्यवस्था अब तक चलती रही और आगे भी इसी प्रकार से इसका प्रयास करना चाहिए। यद्यपि आजकल इस आधुनिक समाज में ये व्यवहारिक नहीं लगता। आजकल तो केवल सामर्थ्य, जो मतों का सामर्थ्य है, गिनती का सामर्थ्य है, उसी को आधार पर लोकतंत्र चलता है। वेदों में भी गणराज्य की बात है, वेदों में भी लोगों से पूछने की बात है, सभा की समिति की बात है, उसमें लोकतंत्र भी है। लेकिन ये बात उसमें भिन्न है कि ऋषियों का जो मत है वो लाखों लोगों से, करोड़ों लोगों से ज्यादा माना जाता है और ऋषि जिसको बोलते देते हैं, समाज उसके साथ हो जाता है, उसका मत भी उसके साथ ही, जो बहुमत है वो भी उसी व्यक्ति के साथ हो जाता है। तो मेरे कहने का सारांश और भाव ये है कि ऋषि प्रणाली जो वेद के सृष्टि के आदिकाल से चल रही थी, जो वैदिक शिक्षा प्रणाली के द्वारा ऋषि तैयार किए जाते थे, वो प्रणाली लागू होनी चाहिए। और इस प्रकार के व्यक्ति जो तैयार होंगे, आपको पता भारत में तो है ही, अब यद्यपि वो इस्लामिक स्टेट है ईरान, लेकिन पहले वहां राजा का राज था। फिर वहां एक महापुरुष पैदा हुए जो इस्लामी मत के अनुसार, वो हम तो यहाँ ऋषि कहते हैं, वो उनको ऋषि बोलते हैं। और अब तक वहां पर उन्हीं का प्रभाव चल रहा है, खुमैनी का इतना प्रभाव है कि उनके बिना वहां कुछ नहीं होता है। यद्यपि वो इस्लामी शरीयत वहां पर चलती है और वो शरीयत 1400 साल पहले तो ठीक थी, लेकिन अब वो ठीक नहीं है। लेकिन वैदिक जो सिद्धांत है ये सदा सदा के लिए ये सार्वकालिक हैं, सार्वभौमिक हैं। वो वैदिक व्यवस्था जो गणतंत्र के स्थान पर गुणतंत्र की व्यवस्था है, वो व्यवस्था पूरी दुनिया में लागू होनी चाहिए। और जो सच्चा आर्य राष्ट्र है, उस प्रकार का राष्ट्र एक नहीं, पूरा विश्व भी राष्ट्र बन सकता है और अलग अलग हो तो वो भी उसी व्यवस्था में हो, ऐसा मेरा कहने का अभिप्राय है। इस प्रकार की राज्य व्यवस्था होनी चाहिए, यही इस संबंध में बताना पर्याप्त है। नमस्ते।